नमस्ते बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम अ, पाठ बड़े भाई साहब, इस वर्ष के पाठ बड़े भाई साहब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों को मैंने काहूट में बनाया है। आइए इनका अभ्यास करते हैं। आइए बच्चों, खेल शुरू करते हैं। बड़े भाई साहब खेल खेल में 30 प्रश्न है। बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? ताकि वे खुश रह सकें, ताकि वे छोटे भाई के लिए उदाहरण बन सकें, ताकि छोटा भाई खेल सके, ताकि छोटा भाई घर पर ना रहे। तो ताकि वे छोटे भाई के लिए उदाहरण बन सके, है ना। तो बड़े जो करते हैं छोटे उसका अनुसरण करते हैं। अगर बड़े गलत काम करते हैं तो बच्चे भी उनसे जो छोटे हैं वह भी वही गलत काम सही समझ के करते हैं। तो इसलिए हमें छोटों के सामने हमेशा ऐसे काम करना चाहिए जो अच्छे हों, सही हों, है ना, और हम उनके लिए उदाहरण बन सके। ठीक है, तो बड़े भाई वही कर रहे थे, अपनी इच्छाओं को दबा रहे थे, है ना। खेलने कूदने नहीं जाते थे, समय की पाबंदी करते थे, है ना, और एक अच्छे बड़े भाई की तरह रहते थे, है ना। तो यही काम वो इसलिए करते थे ताकि छोटे भाई के लिए वो उदाहरण बन सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न है, बड़े भाई छोटे भाई को क्या ना करने की सलाह देते थे? पढ़ाई ना करने की, भोजन ना करने की, घमंड ना करने की, या रात में ना जागने की? घमंड ना करने की, है ना। वो नहीं चाहते थे कि छोटा भाई जैसे जैसे पास हो रहा है, अगली कक्षा में जा रहा है, तो वो घमंडी बन जाए। कहते थे घमंडी का सिर नीचा होता है, उसका हमेशा बुरा अंत होता है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। उसके लिए वो कई उदाहरण भी देते हैं, है ना। छोटे भाई को अपनी लघुता का अनुभव कब हुआ? ये घटना पाठ के अंत में होती है, जब छोटा भाई पतंग के पीछे भाग रहा होता है। जब बड़े भाई को किताब पर चित्र बनाए, जब बड़े भाई परीक्षा में फेल हो गए, जब बड़े भाई ने डांटते हुए थप्पड़ दिखाया, जब बड़े भाई ने पैसे दिए। जब बड़े भाई ने डांटते हुए थप्पड़ दिखाया, है ना। अब हर तरह से समझा के देख चुके थे वो, है ना। अब छोटा भाई जो है थोड़ा उनको घमंड सा आ गया था, और वो बड़े भाई से उतना भयभीत नहीं होते थे। तब बड़े भाई ने एक नई ट्रिक की, है ना। उन्होंने डांटने के साथ साथ थप्पड़ भी दिखाया। तब छोटे भाई को थोड़ा एहसास हुआ कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। उन्हें लघुता का अनुभव हुआ, है ना, जब बड़े भाई ने डांटते हुए थप्पड़ दिखाया। शैतान और शाह रोम का अहंकार करने से क्या हल हुआ? दोनों ने खूब धन कमाया, दोनों को स्वर्ग में स्थान मिला, दोनों का समाज में बहुत आदर था, दोनों का नामो निशान मिट गया। तो जो जो घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, तो उनका अंत बुरा होता है ना। तो वैसे ही शैतान और शाहरुख दोनों का नामो निशान मिट गया। पाठ में घोंगा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? घोंगा जो है एक एनिमल है, मोलस्कस है, जो आलस और मूर्खता के लिए एक प्रतीक माना जाता है। तो किसके लिए उपयोग हुआ घोंगा? बड़े भाई साहब, दादाजी के लिए, छोटे भाई के लिए, मित्रों के लिए। तो यह शब्द जो है घोंगा छोटे भाई के लिए उपयोग किया गया। छोटा भाई कमरे में दबे पांव क्यों आता था? क्या कारण था कि वो दबे पांव आता था? पांव में दर्द ना हो, ताकि बड़े भाई की नींद ना टूटे, ताकि बड़े भाई को कोई सॉरी ताकि बड़े भाई को कोई खबर ना हो, ताकि उसे कोई ना देखे। इसलिए वह दबे पांव आता था, ताकि बड़े भाई को खबर ना हो, है ना। व्यक्ति के जीवन में संयम किससे आता है ना। कंट्रोल, परहेज, है ना, रिस्ट्रिक्शन कैसे आता है? शिक्षा से, समय की पाबंदी से, प्रतिदिन के व्यायाम से,
निबंध लिखने से या समय की पाबंदी से संयम आता है ना। हमारे जीवन में जो कंट्रोल है, नियंत्रण है अपने आप पर, परहेज है जो समय की पाबंदी से आ सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, परीक्षा में पास हो जाने पर भी छोटे भाई की खुशी आधी ही क्यों हो गई? आधी रह गई बेचारे की छोटी खुशी। गिफ्ट नहीं मिला था, बड़े भाई ने डांट दिया था, या उसे भूख लग रही थी, क्योंकि बड़े भाई साहब पुनः फेल होने पर रो पड़े थे। तो बड़े भाई साहब पुनः फेल होने पर फिर से फेल हो गए वो, है ना, कक्षा में, इसलिए वो रोने लगे। तो छोटा भाई जो पास हो गया था उसकी खुशी भी आधी हो गई, है ना। अगला सवाल, बड़े भाई कॉपी के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की चित्र बनाया करते थे। क्यों बनाते थे वो? किताबों को सजाने के लिए, दिमाग को आराम देने के लिए, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए, अध्यापक से बचने के लिए? तो दिमाग को आराम देने के लिए, है ना। उनको भी तो आराम चाहिए था, खेल कूद मनोरंजन कुछ नहीं करते थे वो, केवल पढ़ते रहते थे। तो जब भी उनको लगता था कि दिमाग को कुछ आराम देना है तो चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों के चित्र बनाया करते थे। ठीक है। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे, यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य किसने कहा? बड़े भाई, छोटे भाई, अध्यापक, दादाजी? बड़े भाई ने ही कहा छोटे भाई से। ठीक है। टाइम टेबल के अनुसार प्रातः काल 6 बजे क्या करना था? उठना, नाश्ता करना और विद्यालय जाना। उठना, मुंह हाथ धोकर नाश्ता करना। उठना और मुंह हाथ धोना, नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना। मुंह हाथ धोना और पढ़ने बैठ जाना, और है ये, ठीक है, और पढ़ने बैठ जाना। तो सुबह 6 बजे क्या करने की सोची छोटे भाई ने? टाइम टेबल में क्या लिखा कि वो उठेंगे, मुंह हाथ धोएंगे और पढ़ने बैठ जाएंगे, है ना। याद रखिए इसको। अगला प्रश्न है, टाइम टेबल के अनुसार भूगोल यानी ज्योग्राफी कब पढ़ना था? भूगोल कब पढ़ना था? साय 4 से 5 बजे तक, प्रातः 8 से 9 बजे तक, रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक, साय 5 बजे से 6 बजे तक। यस, साय 4 से 5 बजे तक ज्योग्राफी यानी भूगोल पढ़ने के लिए टाइम टेबल में उन्होंने रखा। ठीक है। छोटे भाई ने आंख फोड़ विशेषण किसके लिए प्रयोग किया है? किसको छोटे भाई ने कहा ये बाप रे ये आंख फोड़ है? टाइम टेबल को, कबड्डी को, पुस्तकों के लिए, फुटबॉल के लिए? तो छोटे भाई को पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता था, यानी पुस्तकों के लिए ही उन्होंने कहा आंख फोड़ है ये, है ना। क्या है? आंख फोड़ने वाली चीजें हैं ये, आंख फोड़ होती है पुस्तकें। छोटे भाई को कौन सा विचार लज्जास्पद जान पड़ा, शर्मिंदगी हुई उन्हें, ये काम नहीं करना चाहिए मुझे? बड़े भाई को सांत्वना देना, बड़े भाई की तारीफ करना, बड़े भाई के घाव पर नमक छिड़कना, बड़े भाई को हंसाना। बड़े भाई के घाव पर, यानी वो फेल हो गए थे तो बहुत दुखी थे, तो उनके दुख को और दुखी करना नहीं, उनको दुख और दुख देना नहीं चाहते थे, है ना। ये काम उन्हें बहुत खराब दिखा, है ना। वो ये नहीं बोलना चाहते थे कि मैं पास हो गया आप फेल हो गए, है ना। उनका दुख और बढ़ जाता था, तो वो नमक नहीं छिड़कना चाहते थे, दुख को और दुखी को और दुखी नहीं बनाना चाहते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। बड़े भाई साहब ने क्या भांप लिया, क्या अंदाजा लगा लिया कि छोटे भाई पर उनका भय कम हो गया है, कि छोटे भाई पर उनका विश्वास कम हो गया है, कि छोटे भाई अब ध्यान से पढ़ रहे हैं, कि छोटे भाई अब खेलना बंद कर दिया है, कि छोटे भाई पर उनका भय कम हो गया है, अब डर नहीं रहा है छोटा भाई? ये उन्होंने भांप लिया उनकी एक्टिविटीज से, है ना। घमंड ने किसका नामो निशान मिटा दिया? बड़े भाई, छोटे भाई, अंग्रेजों का, रावण का? शाहे रूम और शैतान का तो नामो निशान मिटाया, साथ में और एक अ, व्यक्ति है हमारे उदाहरण में, रावण।
रावण भी एक ऐसा राजा था जो बहुत ही अहंकारी घमंडी था, तो उसका भी नामो निशान मिट गया। इनके बारे में आप जानते ही हो, है ना। कौन से खेल में अंधा चोट निशाना पड़ जाता है ना। तो किसी किसी खेल में ऐसा होता है, कबड्डी में, क्रिकेट में, गुल्ली डंडा में, फुटबॉल में, सब में हो सकता है। लेकिन कहानी में तो गुल्ली डंडा बताया है ना। कहानी में क्या बताया है, अंधा चोट निशाना गुल्ली डंडा में हो ही जाता है। शैतान को क्या अभिमान हुआ था कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है, कि उससे बढ़कर ईश्वर का सच्चा भक्त कोई नहीं है, कि वह एक सच्चा राष्ट्रभक्त है, कि वह एक नास्तिक है। शैतान को लगा था कि उससे बढ़कर ईश्वर का सच्चा भक्त कोई नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। बड़े भाई साहब, पाठ में किस विषय पर निबंध लिखने को कहा गया। इस विषय पर समय का महत्व, समय का सदुपयोग, समय का रखरखाव, समय की पाबंदी। ये जरा कठिन प्रश्न है ना, तो अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तभी लगा सकते हो। यस, समय की पाबंदी पर निबंध लिखने के लिए कहा गया है। अगर आप पाठ पढ़ोगे तो आपको ये उत्तर दिखेगा आपको। ठीक है, संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। इस वाक्य में मुझे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आसान है। बड़े भाई के लिए, छोटे भाई के लिए, दादाजी के लिए, अध्यापक के लिए। तो ये तो बड़े भाई ने ही कहा ना, संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। तो मुझे जो है बड़े भाई अपने लिए, स्वयं के लिए उपयोग कर रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े भाई ने किसका भयंकर चित्र खींचा था, है ना। छोटे भाई को एहसास दिलाने के लिए कुछ बातें बता रही थी, है ना। वो किसके बारे में थे, जंगली पशुओं के बारे में, पालतू पशुओं का, बाग बगीचों का, अपने दर्जे की पढ़ाई का। तो अपनी क्लास में जो पढ़ाई है, जिस कक्षा में वो पढ़ रहे थे, उस कक्षा के बारे में बता रहे थे कि उसकी पढ़ाई कितनी कठिन होती है। बहुत ही उसका भयंकर चित्र खींचा था, उसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई थी। तभी तो छोटा भाई डर के मारे टाइम टेबल बनाया और पढ़ाई शुरू कर दी, है ना। तो अपने दर्जे की पढ़ाई का उन्होंने बहुत ही भयंकर चित्र खींचा। पाठ में पतंग की कीमत कितनी बताई गई है। कौड़ी की बराबर, रुपए के बराबर, ठेले के बराबर, पाई के बराबर। तो पाठ में जो है ढेले के बराबर उसकी कीमत, यानी नहीं के बराबर, है ना, ढेले के बराबर उसकी कीमत बताई गई है पतंग की। बड़े भाई के अनुसार खुदा भी क्या नहीं मिटा सकता। दोनों भाई का प्रेम, दोनों भाइयों का दुख, दोनों भाइयों का विश्वास, दोनों भाइयों के बीच का अंतर। तो दोनों भाइयों के बीच का अंतर, जो उनके बीच में जो उम्र का फासला था 5 वर्ष का, वो तो ईश्वर भी नहीं मिटा सकता, खुदा भी नहीं मिटा सकता, है ना। बड़े भाई के अनुसार छोटे भाई के हाथ पांव कब फूल जाएंगे। कब डर जाएगा, घबरा जाएगा, बड़े भाई के पास हो जाने पर, बड़े भाई के फेल हो जाने पर, बड़े भाई के बीमार हो जाने पर, बड़े भाई के गांव चले जाने पर। बड़े भाई के बीमार हो जाने पर, है ना। बड़े भाई उनको समझाते हैं कि हम तो घबरा जाते हैं जब हम में से कोई बीमार हो जाता है, लेकिन हमारे माँ बाप जो पढ़े लिखे नहीं है, केवल अनुभवी हैं, वो नहीं घबराते। और अगर बड़े भाई खुद बीमार पड़ जाए तो छोटे भाई के हाथ पांव फूल जाएंगे, घबरा जाएगा वो, और उस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएगा, है ना। तो बड़े भाई ने छोटे भाई के हाथ पांव कब फूल जाएंगे, बड़े भाई के बीमार हो जाने पर, है ना। उस समस्या को, इस परिस्थिति को नहीं सुलझा सकता है, उसका सामना नहीं कर सकता है। दादाजी ने अपनी उम्र का बड़ा भाग कैसे निभाया। गरीबी के साथ, अमीरी के साथ, दोस्तों के साथ, नेक नामी, इज्जत के साथ, है ना। नेक नामी और इज्जत के साथ दादाजी अपने पिता को कह रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा नेक नामी और इज्जत के साथ ही बिताया। ठीक है,
अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से कितने साल बड़े थे? 3 साल, 5 साल, 7 साल, 2 साल। 5 साल बड़े थे। कितने साल बड़े थे? 5 साल बड़े थे। ठीक है। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने? पंक्ति का आशय क्या है ना? फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगी तो मकान कैसे मजबूत बनेगा? नींव में अच्छा तख्ता लगा होना चाहिए, तभी मकान मजबूत बनता है। जीवन रूपी भवन शिक्षा रूपी नींव से मजबूत बनता है। बुनियाद अच्छी हो ना तो मकान खूबसूरत होना चाहिए। बुनियाद बेशक पुख्ता ना हो, मकान पायदार बन जाता है। तो यहाँ पर जो है भाव समझना है हमको, है ना, कि जीवन रूपी भवन शिक्षा रूपी नींव से मजबूत बनता है ना। अगर हम अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने जीवन को बहुत ही सफल रूप में व्यतीत करना है, तो हम शिक्षा अच्छी प्राप्त करना है और हमें अच्छे से ज्ञान प्राप्त करना है, तभी जो है हम अपने जीवन को सफल और खुशनुमा बना सकते हैं। ठीक है। तो जीवन रूपी भवन शिक्षा रूपी नींव से मजबूत बनता है। आटे दाल का भाव मालूम होना, ये तो एक मुहावरा है। इसका क्या अर्थ होता है? आट आटे दाल का भाव मालूम करके खरीदना। आटे दाल का भाव मालूम से पहले से मालूम होना। आटे दाल का सस्ता होना। वास्तविकता से परिचय होना। तो वास्तविकता से परिचित होना, परिचय होना, है ना। अगर हमारे सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं और हमें को असलियत से सामना होता है, तभी हमें आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है, वास्तविकता का पता चलता है। छोटा भाई बड़े भाई की किस बात से नतमस्तक हो गया? पूरी तरह से हार गया। अपनी लघुता का एहसास हुआ उसे, उनकी नई युक्ति से, उनकी भक्ति से, उनकी शक्ति से, उनकी धमकी से। उनकी नई युक्ति से, जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, अंत में जब छोटा भाई बिल्कुल भयभीत नहीं हो रहा था बड़े भाई से, तो किस तरह से उन्होंने उसे समझाया, लताड़ा, है ना, डांटा। उस नई युक्ति से वो नतमस्तक हो गया छोटा भाई। अंतिम प्रश्न है, लड़कों का समूह किसके पीछे पीछे दौड़ रहा था? बहुत ही आसान है। पतंग के, तितली के, बड़े भाई के, छोटे भाई के। तो पतंग के पीछे दौड़ रहा था, है ना। किसके पीछे दौड़ रहा था? पतंग के पीछे दौड़ रहा था। लड़, लड़कों का समूह पतंग के पीछे दौड़ रहा था। तो बच्चों, इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बड़े भाई साहब में हैं, उनको देखा, हल किया। आपको तो गद्यांश आएगा, उसमें से आपको ढूंढ के लिखना पड़ेगा। फिर भी ये थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आपके लिए बहुत सहायता होगी। ठीक है। फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के वीडियो में मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।